नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल तक 10 सितंबर 2024 तक के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे, यानी कि जो प्रीवियस एसएससी के पेपर हुए थे 2024 के अंदर, उनको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उन्हें समझ लिया था किस तरह से अटेम्प्ट करें। अब देखते हैं 11 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो देखो पहला पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है। देखो यहाँ 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक है, किस प्रकार की किरणों को, किस प्रकार के विकिरण को जो कि रिलीज होते हैं, ठीक है ना, उनको अवशोषित करती है। तो ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का करती है? पराबैंगनी किरणें। इसी से सबसे ज्यादा खतरा होता है ओजोन परत को। ठीक है, ओजोन परत को क्या बोलते हैं? O3, इसी को ही बोलते हैं ओजोन। इसकी एक लेयर होती है, एक परत होती है। अगर आप धरातल से 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे, यानी कि इस रेंज को छुओगे 10 से 40 किलोमीटर वाली को, इस रीजन को बोला जाता है ओजोन परत क्षेत्र। ठीक है, ओजोन परत। ठीक है, इसको बोलते हैं जो 10 से 40 किलोमीटर का क्राइटेरिया है, 40 किलोमीटर ओजोन परत। ठीक है ना, ये क्या है? आपका जमीन है। अब इस परत को, ये परत क्या करती है? हम लोगों तक पहुंचने वाली जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, इनको रोकती हैं। ठीक है, इनको रोकती है, इन्हें अवशोषित कर लेती हैं। ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो मानव के लिए बेहद हानिकारक है। कैंसर जैसे रोगों को जन्म देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। अभी कुछ बीते वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका स्तर काफी बढ़ गया है और ओजोन परत में छिद्र भी पाए गए हैं। ठीक है, तो ओजोन परत को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने एसीओ को जब वो यूज में ना हो बंद करें, ज्यादा कम से कम धुआं रिलीज करें हमारा वाहन। ठीक है, आग कम फैले, यानी कि ऐसी चीजों से बचाना है पृथ्वी को जिससे पृथ्वी का तापमान ना बढ़े, टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है ना, एसीओ को बंद करो जब तक वो यूज में नहीं है, और कम से कम प्रदूषण करो। ठीक है, यही इसका एक सही तरीका है ओजोन परत को सुरक्षित रखने का। कहां पाई जाती है? पृथ्वी के धरातल से 10 किलोमीटर ऊपर 40 किलोमीटर तक जो रेंज है, जो परत है, वही आपकी O3 परत या ओजोन परत कहलाती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, यूवी, इनको रोकती हैं। पृथ्वी पर आकर इनका नुकसान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा केसेस इसके कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे बचाव का तरीका क्या है? जब यूज में ना हो, एसीओ को बंद करें, कम से कम वाहन इस्तेमाल करें, आग कम लगाएं, यानी कि कम प्रदूषण करें, तो हम अपनी परत को आराम से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? ठीक है, 2023 के अनुसार हमारे जो संग्रह किया था हम लोगों ने टैक्स का, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो संग्रह किया था डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें वृद्धि पाई गई है। ठीक है, जो बजट है उसमें वृद्धि पाई गई है। तो किस प्रकार के जो टैक्स है उसमें वृद्धि पाई गई है, यानी कि प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है। तो उस कर को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आयकर, यानी कि जो हम लोग पे करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कर में 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि पाई गई, यानी कि जो संग्रह हुआ है उसमें इंक्रीमेंट पाया गया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी? कैसा कर है? डायरेक्ट कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है व्यक्ति आयकर, यानी कि जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, जो पे करते हैं लोग अपने, चाहे सैलरी पे हो, चाहे संपत्ति पे हो, किसी भी चीज पे, तो उसी कर में वृद्धि पाई गई है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, जो बजट रिपोर्ट है उसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? यानी कि ज्यादा जनसंख्या हो जाए तो इन चारों कारणों में से कौन सा कारण पाया जाएगा? तो देखते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण नहीं, ये कौन सी असुविधा है जो कि ज्यादा जनसंख्या के कारण पैदा हुई है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पर्याप्त है, यानी पर्याप्त का मतलब है फुल है, तो इसको तो कैंसिल करते हैं। सेकंड में देखो, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, बिल्कुल राइट। क्या आंसर होगा? जमीन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी,
पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग जमीनों की तलाश करेंगे मकानों के लिए, ठीक है, गांव बसने शुरू हो जाएंगे, गांव बसेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जंगलों का सफाया करेंगे, और इससे हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, वो बर्बाद होगा, बेकार होगा। और नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव का मतलब है वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा उत्पन्न ना किया जा सके, ठीक है, संसाधन, ऊर्जा के संसाधन है सारे, उन पर दबाव आता है। ये बिल्कुल सही है, ज्यादा जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव में। दूसरा, वनों के आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि, ये कोई वो नहीं है। जल की अपर्याप्तता में कमी, ये सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन प्रॉब्लम किस पर आएगी, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड करेगी, ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा जंगलों को साफ करेगी, जो ऊर्जा के स्रोत है जिनसे हम लोग काम चला रहे हैं उन पर ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है, उन्हें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, कम पड़ जाएंगे। तो क्या राइट आंसर होगा, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की, यानी कि ऐसा कौन सा ईयर है इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप क्रिकेट, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसकी होस्टिंग नहीं की, उसकी मेजबानी नहीं की, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले भारत ने कब कब मेजबानी की थी। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी 1987, 1996, 2011, 2023, इन चारों सालों में इन्होंने मेजबानी की थी, ठीक है, जिसमें ये विनर है, 2011 में विनर है। अब देख लो कौन सा ईयर नहीं है इसमें, 1983, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन ये होस्ट नहीं किया था इंडिया ने, ठीक है, वर्ल्ड कप विनर था, होस्ट नहीं किया था। इन ईयर्स में हम लोगों ने होस्टिंग की है, मेजबानी की है, ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है वो लिख लेना कि किस किस समय पर भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। तो कौन से ईयर्स है ये जो आपके सामने, 87, 96, 2011 को जीता भी था, विनर थे हम लोग, विनर थे वर्ल्ड कप के, ठीक है, और 2023 में हुआ था इंडिया में, तो ध्यान रहेगा अब आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8, 9 शिफ्ट का फर्स्ट, ठीक है, वो पल्लवों ने बनाए थे, महाबलीपुरम के जो टेम्पल है उन्हीं के नाम पर थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसके नाम पर मामल्लपुरम, यानी कि पहलवान जैसा, उसी के नाम पर महाबलीपुरम आगे हुआ, ठीक है। फिर नरसिंह द्वितीय ने वहां पर शोर टेम्पल बनाए, यानी कि तटीय मंदिर बनाए वहां पर, ठीक, तो उसका राइट आंसर है पल्लव, क्या है, पल्लव ने, चोलों ने नहीं, पल्लव ने। चोल साम्राज्य ने बृहदेश्वर शिव मंदिर बनाया था, ठीक है ना, चोल साम्राज्य का तंजौर में ज्यादा प्रभाव था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है, ठीक है, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स किसको बोलते हैं, एक प्रकार का शैवाल है, क्या है, शैवाल, यानी एल्गाई, क्या है, एल्गाई, शैवाल है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, रेड कलर, लाल कलर होता है, रेड कलर, लाल कलर, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके डायनोफ्लैचलेट्स है, डायनोफ्लैचलेट्स, क्या बोलते हैं इसको, डायनोफ्लैचलेट्स, इन्हीं के कारण कभी कभार समुद्र में लाल ज्वार, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि लाल ज्वार आ रहा है, ज्वार यानी कि टाइड्स, ठीक है ना, इन्हीं के कारण क्या बोलते हैं, टाइड्स, लाल ज्वार, समुद्र को देखने पर, समुद्र को देखने पर लाल ज्वार जैसा लगता है, जैसे समुद्र में लाल रंग हो, नीला रंग तो पता ही आकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसी तरीके से समुद्र का लाल दिखना जो गोनियोलेक्स डायग्नोफ्लैचलेट्स है, ठीक है, इन्हीं के कारण, क्योंकि इनका रंग कैसा होता है, लाल रंग का, ये क्या है आखिर में, शैवाल, ठीक है, तो इन्हीं को जब देखोगे आप समुद्र को तो लाल रंग का दिखाई देगा, तो ये इसी शैवाल की प्रेजेंट के कारण होता है, जो प्रेजेंस है इनकी उपस्थिति है, इसी कारण इनका रंग
लाल रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। कौन सा आंदोलन था भाई? एनी बेसेंट ने तो आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनाई थी, लेकिन एक कौन सा था जिसमें इन दोनों ने योगदान दिया था? तो ठीक है, ये क्या था? होम रूल लीग, स्वराज लीग, ठीक है, स्वराज लीग। इसी के दौरान बाल गंगाधर ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा दिया, ठीक है। तो देखते हैं दोनों का। होम रूल लीग, होम रूल लीग, ये इसका जो कॉन्सेप्ट था होम रूल लीग का, वो आयरलैंड से था, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरिश महिला थी, ठीक है। उन्हीं के थ्रू एक कंसेप्ट भारत में आया, ठीक है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की प्रेरणा से होम रूल होम रूल लीग की स्थापना भारत में की गई, स्थापना भारत में की गई, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कौन लेके आया इस विचार को, जो होम रूल लीग विचार है, आयरलैंड से कौन लेके आया? श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ध्यान रखना कहां पर? अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बात आती है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की बात आती है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को, ठीक है। तो ये इन दोनों का टाइम है जिसमें इन्होंने अलग अलग जगह होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। होम रूल का मतलब स्वराज। इसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा इन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा दिया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने कब की? सितंबर 1916 में। होम रूल लीग का मतलब क्या है? स्वराज, यानी कि हमारा घर और हमारा राज, ठीक है। हमारा घर है तो हमारा राज होगा। कहां पर ये कॉन्सेप्ट या इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया फर्स्ट टाइम? आयरलैंड में। कहां पर? आयरलैंड में। इसको आयरलैंड से कौन लेके आया कॉन्सेप्ट को इंडिया में? एनी बेसेंट, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक ने इसको ओपन किया, उसके बाद में एनी बेसेंट ने, और ए नारा बना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों एलडीसीज के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता, ठीक है। शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता। एलडीसीज क्या होती है? एलडीसीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, ये होता है। और ये क्या होता है? ड्यूटी फ्री, यानी कि टैक्स फ्री। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एलडीसीज का क्या किया? 2008 को 2008 को नई दिल्ली में पीएम मनमोहन सिंह द्वारा भारत अफ्रीका सम्मेलन के दौरान, भारत अफ्रीका सम्मेलन के दौरान
दौरान एलडीसी कंट्रीज से आने वाले सामान पर 98.2% छूट दी गई। ठीक है, छूट दी गई, यानी कि इन कंट्रीज से जो भी सामान भारत में आता है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। और कितना परसेंट इसको फ्री किया? 98.2%। ठीक है, कब इसको फर्स्ट टाइम? 2008 में नई दिल्ली में पीएम मनमोहन द्वारा इसकी घोषणा की थी। 2008 में इसके लिए सरकार के सामने कानून लाया गया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? जो अफ्रीकन कंट्रीज है, इसमें कई सारी कंट्रीज का ग्रुप था, टोटल कंट्रीज थी 49 कंट्रीज। कितना था? 49 कंट्रीज। ठीक है, जिसमें से 39 कंट्रीज अफ्रीकन थी। कौन सी थी? अफ्रीकन कंट्रीज, जिनमें विकास नहीं हुआ है, लीस्ट डेवलप्ड है। उनके लिए छूट दी गई कि आपका जो भी सामान भारत में आएगा उस पर इतने प्रकार की छूट दी जाएगी, 98.2% छूट दी जाएगी, यानी कि मात्र 1.8% का टैक्स लगाया। एक तरीके से बिल्कुल फ्री समझिए, बस केवल किस लिए? जिससे कि इन्वेस्टमेंट हो सके, यानी कि वो हमसे व्यापार करें और हम उनसे व्यापार करें। ठीक है, ये पीएम मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस घोषणा को किया गया था अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2008 में। ठीक है, तो ध्यान रखना कब किया गया था? सन 2008 में। कब? सन 2008 में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? ठीक है, आपको पता है संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 1946 में। कब बनाना शुरू किए? कितना टाइम लगा संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल का पूरा टाइम लगा। संविधान कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। तो देखिए, संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया, वहां से हरी झंडी मिल गई। संविधान को 26 नवंबर, ये जो डेट है, ठीक है, 1949 को संसद में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद इनको परमिशन मिल गई, स्वीकृति मिल गई, संविधान तैयार है। उसके जस्ट 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान लागू किया गया। ठीक है, लागू हो गया। तो भाई जिस दिन संविधान को पेश किया गया उसी को क्या नाम दिया है भारत सरकार ने? संविधान दिवस। तो क्या होगा? 26 नवंबर। क्या होगा आंसर? 26 नवंबर, जिसको संविधान दिवस बोलते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 26 नवंबर 1949 को संसद में पास किया गया। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू था। तो जिस दिन संसद में प्रस्तुत किया गया था सर्वसम्मति से, उसी दिन को क्या बना दिया? संविधान दिवस। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस किसने रखी है? आप इसमें देखो, ये चारों की चारों जो महिलाएं हैं, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में लगी थी, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में। किरण बेदी पांडिचेरी में 2016 के दौरान। आनंदीबेन पटेल, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है राष्ट्रपति बनने से पहले। तो इसमें क्या आंसर आएगा फियरलेस गवर्नेंस के लिए? किरण बेदी। किरण बेदी की पुस्तक है, ठीक है ये। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? देवाशीष चटर्जी ने, आईएमए के संस्थापक है। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो थोड़ा किरण बेदी को देख लेते हैं। किरण बेदी को, कौन है किरण बेदी? 1972 बैच की पहली महिला आईपीएस, पहली महिला आईपीएस। ठीक है, इनको बोला जाता है पहली महिला आईपीएस। उसके बाद में 2016 से
2021 पांडिचेरी में यानी कि पुदुचेरी में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल है, ये रही है। इस पुस्तक में इन्होंने जो फियरलेस गवर्नेंस है, इस पुस्तक में इन्होंने अपनी इसी जर्नी का उल्लेख किया है, अपनी इसी यात्रा का विवरण दिया है, किस तरीके से पॉलिटिक्स में आई, कैसा इनका अनुभव रहा, क्या क्या चीज इन्होंने नहीं सीखी, किस तरीके से अपने अनुभव को बांटा। तो इस किताब में इन्होंने इसके बारे में लिखा है, जो इनका राज्यपाल का टर्म था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसने लिखी है ये पुस्तक, किरण बेदी ने। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, देश की पहली महिला आईपीएस 1972 में बनी थी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, किरण बेदी, ठीक। नेक्स्ट, अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, 15वीं हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है, ठीक है। ये उड़ीसा के संथाल जाति से आती है। बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड में लगाया गया था राज्यपाल के रूप में, जो मोदी गवर्नमेंट थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, सन 2014 वाले बैच में, 14 वाली लोकसभा के दौरान। आनंदीबेन पटेल इस टाइम पे प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की मुख्य वो राज्यपाल हैं, ठीक है ना, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखिए, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, दी रोजनमंड कैटलिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक है ये, क्या है, उत्प्रेरक, क्या बोलेंगे इसको, उत्प्रेरक, ठीक है। आखिर में ये है क्या है, किस तरीके से इसे प्राप्त करें, ठीक है। पहली बात तो ये हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है, उच्च ज्वलनशील। अगर इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपनी पूरी बॉडी को ढकना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा सावधानी से और इंस्ट्रक्शंस के साथ में इसको दोहराना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, ठीक है। इसको कैसे प्राप्त करें, पैलेडियम क्लोराइड के साथ में अगर आप क्या बोलते हैं, पैलेडियम क्लोराइड के साथ में अगर आप बेरियम सल्फेट को मिक्स करते हो, देन आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से, और इसी को क्या है, ये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में। तो सेकंड का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दी रोजनमंड कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, ठीक है। नेक्स्ट, आबूनास और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, काफी महंगी लकड़ी होती है महोगनी, ठीक है। आबूनस और महोगनी जो लकड़ी है काफी महंगी होती है। ये कहां पाई जाती है भाई, ये दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, वन में, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट जिसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, ऐसी जगह कौन सी है जहां पे इतनी होती है, पश्चिमी घाट, क्या नाम है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसकी लोकेशन क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला, केरला वाला एरिया, वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में भी काफी पाया जाता है, ठीक। कर्नाटक, केरला, ठीक है। इसकी लकड़ी काफी महंगी होती है। जो बंदूक का हत्था बनता है पीछे, बंदूक यानी कि गन का, वो इसी का बना रहता है, ठीक है। महंगे फर्नीचर, काफी महंगे फर्नीचर महोगनी के पेड़ से ही बनते हैं। किस पेड़ों के साथ में पाया जाता है, सदाबहार में और कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, रबर, आबनूस, महोगनी, सिनकोना, इस प्रकार के वृक्ष पाते हैं। कैसे जंगलों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है। तो ये पूरा देख लो, किस जगह पर पाते हैं, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ मौजूद है भाई, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र, और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में, ठीक है। और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, अगर कोई और पूछ ले तो, रबर भी पाया जाता है, सिनकोना भी पाया जाता है। महोगनी का उपयोग क्या है, बंदूक के हत्थे बनाने में और कीमती फर्नीचर बनाने में, ठीक है।
किस प्रकार के बने ये ऐसे बने जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन डेट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज, यानी कि जो आपका कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है। इस कैग की बात की गई है। ये क्या होता है, पूरा एक ऑफिस होता है, ठीक है। इसमें कई सारे जो आपके अकाउंट को देखने वाले लोग होते हैं, उनका हेड कौन होता है, कैग होता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये क्या देखता है आखिर में, ये संसद के खर्चों का हिसाब रखता है, राज्य को दिए गए पैसों का हिसाब रखता है, ठीक है। क्या देखता है, किस चीज को ऑडिट करता है, ऑडिटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चों को देखता है जो उन्होंने खर्च की है, एंड स्टेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये पूरा समूह होता है, तो किसके अंतर्गत आता है, कौन कौन लोग बैठते हैं इसमें, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, क्या बोलेंगे इसको, इंडियन IAAD, ठीक है। किसका हेड होता है, IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और इसको किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बात की गई है कि भाई सरकार के खर्चों, सांसदों के खर्चे और स्टेट के खर्चों का ध्यान कौन रखेगा, कैग, ठीक है। कैग क्या होता है, एक हेड होता है और पूरा ऑफिस होता है जिसमें लोग ध्यान रखते हैं कि किस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और अनुच्छेद 148 में इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए यहां पर भूटान, पश्चिम बंगाल, भूटान, मेघालय, भूटान, अरुणाचल, भूटान, असम। तो पहले भूटान को ही देख लेते हैं हम लोग। भूटान भारत सीमा, ठीक है, इसको देखते हैं कितनी लंबी है। तो ये टोटल 700 किलोमीटर के आसपास लंबी है, ठीक है, जिसमें से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। देखते हैं चारों राज्यों को कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब शेयरिंग देख लेते हैं। 267 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है असम भूटान के साथ में, ठीक है। अरुणाचल 215 किलोमीटर का और 17 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है भूटान के साथ में अरुणाचल। पश्चिम बंगाल में 183 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, बाकी का सिक्किम के साथ में। तो कौन सा राज्य एब्सेंट है आपका, भूटान और मेघालय, ठीक है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो भूटान देश के साथ में कोई सीमा साझा नहीं करता। ये 4 करते हैं और देख लो टोटल कितना लेंथ है, 700 किलोमीटर का, ठीक है। जो बॉर्डर लाइन है वो 700 किलोमीटर की बनती है भारत एवं भूटान के बीच में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, भूटान और मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए कौन सी किताब है, ताजुल मयासिर। ताजुल मयासिर में क्या लिखा है, ताजुल जो मयासिर है वो किताब है, तो ठीक है। एक इसकी बुक है हसन निजामी की, ठीक। खजैन उल फुतू, ये बुक है अमीर खुसरो की, ठीक। उसके बाद है तारीख फिरोज शाही, ये है जियाउद्दीन बरनी की। और तारीख मुबारक शाही, ये है आपका याहा बिन अहमद सिरहिंदी, ठीक है। तो देखो तारीख, तो ये किस में आएगा, ए का सेकंड हसन निजामी, बी का फोर्थ, डी का फोर्थ, सी का थर्ड, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, पहला वाला,
कौन सा सही होगा? पहला वाला। चलो कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। तारीख मुबारक शाही क्या है? इसको सर हिंदी ने जो सैयद वंश था, ठीक है, इस किताब में किसका वर्णन है? सैयद वंश का वर्णन है। सैयद वंश का वर्णन है किस किताब में? तारीख मुबारक शाही। कब से कब तक था कार्यकाल? 1451 ईस्वी तक, ठीक है, सैयद वंश का कार्यकाल था। और एक किताब सर हिंदी ने कब लिखी थी? मुबारक शाह के कार्यकाल में, ठीक है, मुबारक शाह का जो शासन था उसमें लिखी। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी की किताब है। इसमें उन्होंने फिरोज शाह द्वारा शुरू की गई योजनाएं एवं शासन काल के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद है खजैन उल फुतू। खजैन उल फुतू में अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय के बारे में बताया गया है। दक्षिण विजय का वर्णन, ठीक है, सारे वर्णन ये अलाउद्दीन खिलजी के में थे। उसके बाद है ताजुल मयासिर, हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मयासिर, ठीक है ना। एक इस टाइम का था, ये आपका 1192 में लिखना शुरू हुआ और पूरा इन्होंने कवर किया है। किसको? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बारे में इन्होंने, हसन निजामी ने इसमें बताया है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में 1 to 1 लिखा है इन्होंने। गुलाम वंश का विवरण, गुलाम वंश का विवरण, और कब शुरू हुआ था ये विवरण, मतलब कब इन्होंने ये किताब लिखना शुरू करी? 1192 के दौरान। इसी किताब में पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु एवं मोहम्मद गौरी का युद्ध, जो तराइन का सेकंड युद्ध है, इसके बारे में बताया है। खजैल उल फुतू में अगर ये किताब अलग से आ जाए तो किसमें बताया? खिलजी के दक्षिण भारत विजय के बारे में, ठीक है ना। स्पेशली इसमें युद्धों का वर्णन है जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख फिरोजशाही बरनी ने लिखी है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है, उसके शासनकाल के बारे में बताया गया है। एवं तारीख मुबारक शाही सैयद वंश का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? सैयद वंश का, ठीक है। तो ये चारों किताबों का है, आप देख लो इसको और बता देना, और इस तरीके से करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? सबको पता होगा कौन सा है? मुंबई मैराथन। ये सबसे अमीर मैराथन भी है, ठीक है। क्या है? सबसे अमीर मैराथन। तो क्या बोलोगे? मुंबई मैराथन। एशिया का सबसे बड़ा मैराथन या अमीर मैराथन इसको बोलते हैं, अमीर मैराथन इसको बोला जाता है। इसमें आपके बॉलीवुड सेलेब्स भी, बॉलीवुड कलाकार भी भाग लेते हैं, बॉलीवुड कलाकार भी भाग लेते हैं, ठीक है। ये सभी के लिए, इसमें विकलांग भी दौड़ते हैं, वृद्धजन भी दौड़ते हैं, सभी के लिए भाग लेते हैं, ठीक है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो कौन सा होगा आंसर? मुंबई मैराथन एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो देखो इसमें से अमीर खुसरो बिल्कुल गलत। एक किसके टाइम पर था? खिलजी वंश के समकालीन। वैसे इसने कई वंश देखे हैं, खिलजी वंश के समय, ठीक है। तो इसका तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, क्योंकि 1320 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और वो वंश भी समाप्त हो जाता है 1316 के दौरान, ठीक। तानसेन, बिल्कुल सही। कौन है? तानसेन। नवरत्नों में कौन है? तानसेन। इसका असली नाम क्या था तानसेन का? राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, ठीक है। निवास कहां था? ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। और क्या है? इनसे क्या मानी जाती है? संगीत सम्राट है ये। क्या है? इनको किसकी उपाधि दी गई है? संगीत सम्राट की, ठीक है। क्या क्या चीज की इन्होंने रचना की थी? ध्रुपद गायन, मिया की मलार, मिया तोड़ी, मिया की तोड़ी, ठीक है। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं।
संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं तानसेन को? रामतनु पांडे। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर के दरबार में ही सेवा देते थे, बाद में ही अकबर के साथ में आए। इनका रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने इनको क्या उपाधि दी? संगीत सम्राट, और अपने नवरत्नों में रखा, ठीक है। इनके द्वारा रचित क्या क्या चीजें, क्या किस 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 चीजों की इन्होंने रचना की? ध्रुपद गायन की, मियाँ की मलार की, मियाँ की तोड़ी की, ठीक है, राग मलार की, तो कई सारी इनकी रचना है। पुरंदर दास कौन है? दक्षिण में संगीत के प्रवर्तक। दक्षिण में स्वामी हरिदास कौन है? तानसेन के गुरु। क्या बोलते हैं इनका नाम? तानसेन के गुरु। ये वृंदावन की कुटिया में रहते थे, तानसेन के गुरु। एक बार अकबर ने इनसे मिलने का रिक्वेस्ट किया, तब तानसेन ने इनको छुपके से मिलाया था, क्योंकि ये उनका गायन सुनना चाहते थे। तो स्वामी हरिदास कौन है? तानसेन के गुरु। अमीर खुसरो कौन था? ये भी एक क्या था? कवि था, एक लेखक था, ठीक है। शेख औलिया, जो शेख औलिया दिल्ली के, उनका शिष्य थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा था? अभी आपने किताब देखी थी ना, वो किताब खिलजी वंश की, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। और आपका जो अभी फेमस गाना चल रहा है फूल रही सरसों, ये उन्होंने ही लिखा था, अजमेर की शेख सलीम चिश्ती की, सॉरी निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which type of radiation has very short wavelength produced by nuclear explosions, lightning and less dramatic activity of radioactive decay, ठीक है। तो ऐसी रेज को क्या बोलते हैं? गामा रेज। क्या बोलते हैं? गामा रेज। ये गामा रेज काफी ज्यादा, मतलब इनका जो एक तरीके से मान सकते हो, तो क्या मान सकते हो इसको? लाइट की तरह। किसकी तरह? लाइट की तरह। वेट के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इतनी ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि छेदन करती हैं, कि 30 सेंटीमीटर के विद वाले, विद का मतलब है मोटाई वाले, स्टील के ब्लॉक को भी पार कर जाएंगी, ठीक है, उनमें छेद कर देंगी, स्टील ब्लॉक का छेदन कर देंगी। छेदन यानी कि उसमें छेद कर देंगी। इतनी ज्यादा इनकी पेनिट्रेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई, ठीक है, इतनी ज्यादा। तो आप सोच सकते हो जो भी लिखा है क्या है? गामा रेज किस तरीके की रेज है? गामा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको, ठीक है। ये गामा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लाइट की तरह सेम होती है, ठीक है, इनविजिबल होती है, और इनकी पेनिट्रेशन क्षमता इतनी ज्यादा होती है, छेदन शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये 30 सेंटीमीटर के मोटे स्टील के ब्लॉक को छेद कर देती है, ठीक। नेक्स्ट, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था भाई? 2021 के दौरान, ठीक है। पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसके लिए सरकार ने, पहले तो देख लो ये पॉलिसी किस लिए? भारतीय लोगों के स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। किस लिए? हेल्थ से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये मिशन हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किन लोगों के लिए? भारतीयों के लिए। पहला बड़ा मिशन है ये, फर्स्ट बड़ा मिशन है ये हेल्थ, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट बिग मिशन है। इसके तहत सरकार ने, इसके तहत इसके तहत सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए 68,700 करोड़ रुपए व्यय करेगी, खर्च करेगी, ठीक है, व्यय करेगी। एवं 10 उच्च फोकस वाले जिलों में, फोकस वाले शहरों में, जिसमें ग्रामीण भी हो, शहरों में 750
750 स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित करेगी, कल्याण केंद्र स्थापित करेगी, स्थापित करेगी। 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का इलाज लोग मुफ्त कराएंगे, लोग मुफ्त करा सकते हैं। एवं 134 जांचों को इसमें निशुल्क देखा जाएगा, जांचों को निशुल्क, ठीक है, बिना किसी फीस के आपके जांच हो सकेंगी। 134 जांच, और टोटल अमाउंट कितना खर्च करेगी सरकार इस पर? 68,700 करोड़ रुपए, ठीक है। 5 लाख तक का आप इलाज फ्री करवा सकते हैं। इसके तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनाइए, किसी भी हॉस्पिटल में इससे इलाज कराइए। इसके तहत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? 68,700, ठीक है। कब लॉन्च किया था सरकार ने? 2021 में। 2021 के दौरान पीएम मोदी ने खुद इसकी घोषणा की थी, ठीक है। तो एक बार देख लो, किसी में आ जाए तो ये पॉइंट ध्यान रखना और इसको बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, पंकज उदास को, ठीक है। किसको सम्मानित किया था? पंकज उदास को। दीनानाथ मंगेशकर कौन थे? लता मंगेशकर के पिताजी, लता मंगेशकर के पिताजी, ठीक है। अब देखते हैं अवार्ड किस किस को मिला है। 2023, 2022, 2024, तीनों ईयर्स के देख लेते हैं, ठीक है। ये मिला है आशा भोसले को, ठीक है। इन्हीं के पिता का अवार्ड अपनी बेटी को दिया गया है। 2022 में ये अवार्ड किसको मिला है? आशा भोसले को। 2023 में पंकज उदास को, पंकज उदास को। 2024 में पीएम मोदी को, पीएम नरेंद्र मोदी को। अब कोई आपसे पूछे भाई 2022 में किसको दिया है? आशा भोसले को। आप जानते हो काफी प्रख्यात गायिका हैं, ओ पिया तू अब तो आजा, ठीक है। ये इन्हीं के फेमस सॉन्ग्स हैं। उसके बाद में 2023 में पंकज उदास, ना कजरे की धार, ठीक है, ना मोतियों के हार, गाने वाले पंकज उदास। नेक्स्ट 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी, और ये क्या करते हैं आपको सभी को पता है, पीएम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अवार्ड के बारे में आप बता देना, ठीक। नेक्स्ट देखो, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, आईडीएफ से संबंधित कथन है, ठीक है ना। आईडीएफ से संबंधित कथन है, आईपीडीएफ से 2017 में हुई थी। इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब ए बारात किसका है? मोहम्मडन्स यानी कि मुसलमानों का त्योहार है। क्या बोलेंगे? मुसलमानों का, ठीक है। शब ए बारात, इस दिन क्या करते हैं लोग? फातिया पढ़ते हैं। क्या करते हैं? फातिया पढ़ते हैं, ठीक है। एक अब आता है मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार, अनुसार 8वें महीने में, 8वें महीने में 15वीं तारीख को, 15वीं तारीख की रात को, ठीक है, रात को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने में 15वीं तारीख को रात को, ठीक है। क्या करते हैं लोग? अपने अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर, पूर्वजों की कब्र पर जाकर
फातिहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फातिहा, है ना। क्षमा मांगते हैं, उन्हें दफनाने के लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, ये सभी देशों में मनाया जाता है, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में। ठीक, अरब में इसे और किसी नाम से जाना जाता है। किस लिए करते हैं? अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर क्षमा याचना करते हैं, लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं। क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, शब बारात का मतलब दुआ मांगते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ठीक है, किसकी बनी थी? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी हमेशा भारत की आजादी की बात करती है। ठीक है, इस टाइम पर जो ब्रिटेन के, देखो 1945 में कौन था? लेबर पार्टी से पीएम देख लेते हैं, लेबर पार्टी के पीएम। ठीक है, पीएम, पहले पीएम एटली। 1945 भारत की आजादी की घोषणा, भारत की आजादी के समय, आजादी के समय। और अभी जो बैठे हैं, अभी जो बैठे हैं केर स्टॉर्मर, स्टॉर्मर। ठीक है, प्रेजेंट है 2025 में। ठीक, दो पार्टीज हैं, जो पार्टीज हैं ब्रिटेन में, दो पार्टीज हैं। एक है कंजर्वेटिव, ब्रिटेन की जो मुख्य पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, बीजेपी और कांग्रेस, तो उसी तरीके से ब्रिटेन में दो पार्टी है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव्स, दूसरी है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। तो आप जान जाओगे इस समय लेबर पार्टी की सरकार है, और उससे कौन से पीएम है? केर स्टॉर्मर। कौन से पीएम है? केर स्टॉर्मर। ठीक है, ये पीएम है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं, बिल्कुल सही बात है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, बिल्कुल गलत बात है। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े सब आम नागरिक, उड़े सब नागरिक। ठीक है ना, उड़ान इसका मतलब है उड़े सब आम नागरिक। तो आप इससे ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये घरेलू उड़ानों को शुरू करने का तरीका है। जो हमारे पास में जर्जर हालात में एयरपोर्ट्स बचे हैं, जिनका हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन एयरपोर्ट्स को जनता की भलाई के लिए उपयोग में लाना है। इसके लिए सरकार ने उड़ान योजना शुरू करी। तो ठीक है, तो ये किस मंत्रालय का काम है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? सिविल, सिविल एविएशन, एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उड़े सब आम आदमी। ठीक है, इसके तहत जो जर्जर पड़े एयरपोर्ट है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है, उन्हें ठीक कर रहे हैं, जिससे कि घरेलू उड़ान में आसानी हो सके और लोग हवाई जहाज तक पहुंच बना सके और उसे भी एक यातायात का माध्यम बना सके। तो कौन सा है भाई? भारतीय विमानन प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है, बिल्कुल राइट। तो पहला और तीसरा इसका बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, इसका अदर नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? साधिर अट्टम, साधिर अट्टम। ठीक है, अगर इसके गुरुओं की बात की जाए, हम लोग गुरु की बात करें तो कौन कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम,
ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती आदि, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी आदि। ठीक है, एक गुरु है, ठीक है, तो कहां मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु में। कोई पूछे किस शैली को फॉलो किया जाता है भरतनाट्यम में, तो क्या बोलोगे आप? समपदम शैली, समपदम शैली, क्योंकि इससे पहली वाली शिफ्ट में आया था, आपको ध्यान होना चाहिए। लास्य शैली किस नृत्य से जुड़ा है? तो मोहिनीअट्टम से। त्रिभंग और चौक शैली किस नृत्य से जुड़ी है? तो क्या बोलोगे? ओडिसी नृत्य से। एवं संपदम शैली किससे जुड़ी है? भरतनाट्यम नृत्य से। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस वंश की राजधानी थी? तो पैतृक, मैत्रक वंश। कौन सा बोलोगे आप? मैत्रक वंश की। ठीक है, ये कहां पर था जो मैत्रक वंश है? कहां पर था? गुजरात के सौराष्ट्र में ये राज्य करता था। गुजरात के सौराष्ट्र इसका रीजन था। ठीक है, सौराष्ट्र में। ठीक, इसी वंश के इस सबसे पराक्रमी राजा का बात सुनोगे। इसका सबसे पराक्रमी राजा, पराक्रमी जो राजा था या शासक था, शिलादित्य मैत्रक, शिलादित्य मैत्रक। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैत्रक वंश। इसी वंश के राजा धारसेन मैत्रक के साथ, मैत्रक के साथ हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह। ठीक है, पुत्री का विवाह। तो आप सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वंश। ठीक है, इसी के राजा धारसेन मैत्रक के साथ में हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह हुआ था। और ये कहां पर थे? गुजरात के सौराष्ट्र में। और इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान हो आपको, 1025 में मोहम्मद गजनबी द्वारा लूटा गया था, वो सोमनाथ मंदिर इन्होंने ही बनवाया था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण। तो इसी वंश की राजधानी क्या थी? वल्लभी। क्या नाम था? वल्लभी। ध्यान रखना, यहाँ पर जैन धर्म की दूसरी संगति भी हुई थी। वल्लभी के अंदर जैन धर्म की सेकंड संगति यहीं पर आयोजित हुई थी। ठीक है, वल्लभी जो वल्लभी है, ये जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी इसको, इसमें जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जो राजधानी है, शिक्षा दी जाती थी। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना वल्लभी के बारे में, और ये कंप्लीट हो गया है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको मैं ठीक से देखूंगा बाद में। ठीक है ना, कोई करेक्शन है तो, क्योंकि इसमें मुझे परेशानी लग रही है। नेक्स्ट, अभी तक जो दिखाए हैं आपको मैंने बतलाए, जितना भी नोट करें आप अपनी कॉपी में इनका सॉल्यूशन करते चलें। ठीक है, जिससे कि आने वाले पेपरों में इनकी हेल्प से हम लोग कर सकें। अब पेपर दें या बाद में, लेकिन ये काफी ज्यादा यूजफुल है। सारी चीजें मैंने कई शिफ्टों में क्वेश्चंस रिपीट होते देखे हैं। मैं फिर अगेन आपसे ये बात बोल रहा हूँ, प्लीज इन वीडियोस को वॉच करें। ठीक है ना, जिससे कि कुछ पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सके पढ़ाई में, और कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके। बेशक आपको आता होगा, लेकिन ये हेल्प जरूर करेंगे आपकी। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को रिट्रीव करें स्क्रीन से निकालकर। ठीक है, और उनका इस्तेमाल करें अपने पेपरों में। सो थैंक यू सो मच।